हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक महा मैराथन वीडियो होगा जो कि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो इस बार 12th में हैं और जिनको 2024 बोर्ड एग्जाम देना है। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और वो चाहते हैं कि इस बार मैं हिंदी में 100 में, ठीक है, 100 में 95 प्लस नंबर लेकर आऊं, तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर आप हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर वीडियो बनाइए। तो देखिए ये जो वीडियो है ये लगभग 1 घंटे का वीडियो होगा और जो स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेगा यकीन मानिए वो अब की बार हिंदी में 100 में 95 प्लस लेकर आएगा। देखिए ऐसे ही मैं आपको और भी क्लासेस प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आज के इस वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आपका 50 नंबर क्लियर हो सकता है हिंदी में। क्योंकि हिंदी में मैंने बताया था बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते हैं और मैंने ये भी बताया था कि हिंदी का जो आपका पेपर होता है वो 2 खंड में होता है। एक होता है खंड का और दूसरा होता है खंड खा। तो इस वीडियो में हम खंड का के जितने भी टॉपिक हैं सबको एक ही वीडियो में हम पढ़ेंगे, यानी कि 6 टॉपिक हम एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देखिए वो कौन कौन से टॉपिक्स होंगे। फर्स्ट है हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न, सेकंड है महत्वपूर्ण गद्यांश। इस वीडियो में हम एक गद्यांश लेंगे उसको सॉल्व करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन रहता है सर हमें एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, कैसे हम बहुविकल्पीय प्रश्नों का आंसर लिखेंगे, कैसे गद्यांश को सॉल्व करेंगे, कैसे पद्यांश को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगा, इसीलिए मैंने कहा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। चौथा देखिए किसी एक लेखक का हम जीवन परिचय भी लिखेंगे जो साहित्यिक परिचय आता है। पांचवा है कवि का जीवन परिचय और छठवां है पंचलाइट कहानी। इतने सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, यानी कि ये एक महा मैराथन क्लास होगा। इसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि आखिर आपको ये सब टॉपिक एग्जाम में लिखने कैसे हैं, ठीक है। तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि किसी ने सच ही कहा है। क्या कहा गया है कि मेहनत करने वाले को ही सफलता मिलती है, ठीक है। यानी कि जो मेहनत करते हैं वही टॉपर बनते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि भैया 1 महीना 2 महीना एग्जाम बचेगा, हिंदी को तो मैं वैसे ही पढ़ लूंगा, तो किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में मत लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही मैं इंग्लिश के और हिंदी के और भी महामैराथन क्लास लाऊं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों। तो देखिए फर्स्ट टॉपिक हमारा है बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। टोटल हम 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले हम देखेंगे जो हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न है, 25 बहुविकल्पीय प्रश्न। फिर हम गद्यांश को देखेंगे, पद्यांश को देखेंगे, कैसे लिखना है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है। तो पहले एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित में अष्टयाम की भाषा है, यानी कि जो अष्टयाम रचना है ये किस भाषा में लिखा गया है। का है राजस्थानी, खा है ब्रज भाषा, गा है अवधी और घा है खड़ी बोली। तो देखिए ये ब्रज भाषा में लिखा गया है, अष्टयाम जो है ये ब्रज भाषा में लिखा गया है, ठीक है। तो ऐसे ही जो आप सही आंसर है वो अपनी कॉपी में आपको लिखना होगा, प्रश्नोत्तर संख्या डालना होगा, 1 लिखना होगा, ठीक है। फिर इसका खा वाला सही है ब्रज भाषा, ये आपको लिखना है। टिक तो आपको करना नहीं, ये कॉपी में लिखना होता है, ठीक है। कॉपी कैसे लिखते हैं हिंदी की वो भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। दूसरा देखिए, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। का है नाभादास, खा है चतुर्भुज दास, गा है विट्ठलनाथ और घा है ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, विट्ठलनाथ, ठीक है। ये श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं, ठीक है। थर्ड देखिए क्या है, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है, यानी कि खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसको कहा जाता है। का है चंद छंद बरवन की महिमा, खा है कामायनी, गा है प्रिय प्रवास, घा है रामचरितमानस, ठीक है। तो का वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, चंद छंद वर्णन की महिमा, ठीक है। ये हिंदी खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना इसी को माना जाता है, ठीक। आप लोग लास्ट में ये भी बताइएगा कमेंट करके कि आपको कितने क्वेश्चन
इसमें से पता है ऑलरेडी, ठीक है। फोर्थ नंबर देखिए, सदल मिस्र की रचना है, मिस्र कर दीजिएगा। सदल मिस्र की रचना इसमें से कौन सी है? का है सत्यामृत प्रवाह, खा है नासिकेतोपाख्यान, गा है भारत सौभाग्य और घा है भूतनाथ। तो देखिए नासिकेतोपाख्यान जो है ये सदल मिस्र जी की रचना है, तो फोर्थ का खा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। एक एक क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर टॉपर बनना है भैया, ठीक है, तो आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने होंगे। जो आगे मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा उसको भी ध्यान से समझना होगा, क्योंकि हिंदी में मैं महामैराथन क्लासेस लाऊंगा, ऐसी ऐसी क्लासेस लाऊंगा कि आपका हिंदी में 100 में 95% क्लियर बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? देखिए हिंदी की प्रथम जो पत्रिका थी उदंत मार्तंड, इसके संपादक कौन थे? का है बालकृष्ण भट्ट, खा है प्रताप नारायण मिश्र, गा है किशोरी लाल गोस्वामी और घा है युगल किशोर शुक्ल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, युगल किशोर शुक्ल, ठीक है। हिंदी की प्रथम पत्रिका जो उदंत मार्तंड है इसके संपादक युगल किशोर शुक्ल जी थे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाला बोधनी पत्रिका के संपादक कौन थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। का है शिव प्रसाद सितारे हिंद, खा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, गा है ठाकुर जगमोहन सिंह, ठीक है, जगमोहन सिंह कर दीजिएगा इसको, और घा है काशीनाथ खत्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। जो बाला बोधनी पत्रिका है इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, ठीक। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ? इसमें से कौन सी पत्रिका है जिसका प्रकाशन भारतेंदु युग में हुआ? देखिए बहुत सारे युग हैं, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, ठीक है, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, ऐसे ऐसे कई युग हैं, ठीक है। तो का है हंस, खा है कविवचन सुधा, गा है धर्म युग और घा है दिनमान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, कविवचन सुधा। देखिए जो कविवचन सुधा है इसका संपादन भारतेंदु युग में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? बताइए, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? का है श्याम सुंदर दास, खा है गुलाब राय, गा है सुमित्रानंदन पंत और घा है राय कृष्ण दास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, श्याम सुंदर दास, ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ भैया ध्यान से समझिएगा, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। आपको स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी है, तभी आप 100 में 100 ला सकते हैं, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखिए जीवन में, लाइफ में मौके तो सभी को मिलते हैं, लेकिन टॉपर वही बनते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं, ठीक है। तो आपको खूब मेहनत करना है ताकि आप टॉपर बन सकें और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? जिसको क्वेश्चन का आंसर पता है वो कमेंट में क्वेश्चन का आंसर देता रहेगा साथ में, ठीक है। इससे हमें भी कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपको भी। का है परीक्षा गुरु, खा है गोदान, गा है गुनाहों के देवता, घा है चित्रलेखा। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु को, ठीक है। तो का वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन पत्रिका नहीं है? इसमें से कौन सी रचना है जो एक पत्रिका नहीं है? का है इंदु, खा है भारत दुर्दशा, गा है सरस्वती, घा है आनंद कादम्बिनी। तो जो यहाँ पर आपका भारत दुर्दशा है ये पत्रिका नहीं है, तो आपका खा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है? नूतन ब्रह्मचारी जल्दी बताइए। का है सदल मिश्र, खा है बालकृष्ण भट्ट, गा है लल्लू लाल और घा है मोहन राकेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। 12 नंबर देखिए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका है। इनमें से कौन सी पत्रिका है जिसका संपादन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने किया है? का है आनंद कादम्बरी, खा है दिनमान, गा है साप्ताहिक हिंदुस्तान, घा है आजकल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आनंद कादम्बनी। ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी द्वारा रचित पत्रिका है, ठीक है। 30 नंबर देखिए, बालकृष्ण भट्ट संपादक थे, मतलब बालकृष्ण भट्ट जो है ये किसके संपादक थे? का है इंदुमती के, खा है परीक्षा गुरु के, गा है हिंदी प्रदीप के, घा है साहित्य सहचर के, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, हिंदी प्रदीप के। देखिए बालकृष्ण भट्ट जो थे ये हिंदी प्रदीप के संपादक थे। या उल्टा क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है, तो आपको बताना है, ऑप्शन रहेगा अगर बालकृष्ण भट्ट, दैट्स अ राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखिए, चंद्रकांता संतति रचना है।
यानी कि आपसे पूछा जा रहा है ये किस युग की रचना है, ठीक है, चंद्रकांता संतति। तो का है भारतेंद्र युग की, खा है द्विवेदी युग की, गा है छायावादी युग की और घा है छायावादोत्तर युग की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, द्विवेदी युग की, ठीक है। चंद्रकांता संतति जो है ये द्विवेदी युग की रचना है, तो खा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक। 14 क्वेश्चन तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा है। देखिए द्विवेदी युग का नाम तो आपने सुना होगा, बट ये किसके नाम पर पड़ा, ठीक है। का है महावीर प्रसाद, खा है जयशंकर प्रसाद, गा है हजारी प्रसाद, घा है राम कुमार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का महावीर प्रसाद, ठीक है। द्विवेदी युग जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पड़ा है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश जन्म स्थान है, यानी कि दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश किसका जन्म स्थान है, आखिर किसका जन्म वहां पर हुआ था। का है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का, खा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, गा है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का और घा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था, तो का वाला ऑप्शन राइट होगा। ये इनका जन्म स्थान है, जब आप इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 17 नंबर देखिए, सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक कौन है। सच्ची वीरता का है वासुदेव शरण अग्रवाल, खा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, गा है राजकृष्ण दास, घा है सरदार पूर्ण सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, सरदार पूर्ण सिंह। सच्ची वीरता जो है इसके लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी हैं और ये एक निबंध है, ठीक है। 18 नंबर देखिए, संस्मरण लेखन का प्रारंभ किस युग किस प्रमुख लेखक से माना जाता है। यानी कि एक संस्मरण विधा होती है, जैसे बहुत सारी विधाएं हैं, जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा, ठीक है, ऐसी ऐसी बहुत सारी हैं। तो जो संस्मरण लेखन का प्रारंभ है ये किस लेखक से माना जाता है। का है बाल मुकुंद गुप्त, खा है पद्म सिंह शर्मा, ठीक है, शर्मा लिख दीजिएगा, गा है रामवृक्ष बेनीपुरी, ठीक है, और घा है श्री राम शर्मा, शर्मा कर दीजिएगा, थोड़ा मिसप्रिंट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का बाल मुकुंद गुप्त, ठीक है। यानी कि संस्मरण लेखन का प्रारंभ जो है बाल मुकुंद गुप्त जी से माना जाता है कि इन्होंने ही संस्मरण लेखन का प्रारंभ किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, इंदुमती है, इंदुमती क्या है, किस विधा की रचना है। का है प्रथम कहानी, खा है प्रथम उपन्यास, गा है निबंध, घा है इनमें से कोई नहीं। तो इंदुमती जो है इसे प्रथम कहानी माना जाता है, ठीक है, कि प्रथम कहानी जो है ये इंदुमती है। इसके लेखक पूछा जाए कौन है तो किशोरी लाल गोस्वामी जी इसके लेखक हैं। 20 नंबर देखिए, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं, बताइए। सरदार पूर्ण सिंह जी ये किस युग के लेखक हैं। का है भारतेंद्र युग, खा है द्विवेदी युग, गा है छायावादी युग, घा है प्रगतिवादी युग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, द्विवेदी युग। देखिए सरदार पूर्ण सिंह जी द्विवेदी युग के लेखक हैं। एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा भैया, नींद नहीं आनी चाहिए। नींद आ गई तो समझ लीजिए आप सो जाएंगे, और अगर आप सो गए तो आपकी किस्मत सो जाएगी, और जो नंबर परसेंटेज ज़्यादा आने के चांसेस हैं वो बिल्कुल कम हो जाएंगे, ठीक। तो सोना कम कर दीजिए। 21 देखिए, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है, इसमें से कौन सी रचना किशोरी लाल गोस्वामी जी की है। तो इंदुमती, अभी मैंने पहले ही बताया, अभी क्वेश्चन बताया मैंने ना, इंदुमती के लेखक कौन है, किशोरी लाल गोस्वामी जी। 22 नंबर देखिए, उसने कहा था, कहानी के लेखक कौन है। देखिए उसने कहा था, ये एक कहानी है, इसके लेखक कौन है। का है जयशंकर प्रसाद, खा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है, घा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, घा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। उसने कहा था, इस कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, इसमें से कौन सा उपन्यास है जो प्रेमचंद्र का नहीं है। देखिए नहीं है लिखा है, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट ये है देखकर टिक कर देते हैं लेकिन गलत हो जाता है। का है गोदान, खा है निर्मला, गा है रंगभूमि, घा है त्यागपत्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, त्यागपत्र। देखिए गोदान, निर्मला, रंगभूमि ये तीनों रचनाएं प्रेमचंद जी की हैं, इनका उपन्यास है, बट त्यागपत्र उपन्यास नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्या है, हिंदी एकांकी का जनक किसको माना जाता है, यानी कि किसको हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। का है जयशंकर प्रसाद को, खा है भारतेंद्र हरिश्चंद्र को, गा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा को, घा है उपेंद्र नाथ अस्क को। तो देखिए यहाँ पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है, ठीक है। 25 नंबर देखिए, दी मैड मैन पगला, दी मैड मैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया। देखिए दी मैड मैन ये इंग्लिश है, ठीक है, इसका पगला नाम से
हिंदी में अनुवाद किसने किया था? का है वासुदेव शरण अग्रवाल ने, खा है रायकृष्ण दास ने, गा है डॉक्टर एम संपूर्णानंद ने, घा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, रायकृष्ण दास ने। देखिए दी मैडमैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद रायकृष्ण दास जी ने किया था, तो खा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे 25 जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो कंप्लीट होते हैं। ठीक, अब हम चलेंगे इंपॉर्टेंट गद्यांश पर, जो महत्वपूर्ण गद्यांश है उसको हम जानेंगे, उसको सॉल्व करेंगे कि आखिर कैसे हम बोर्ड एग्जाम में गद्यांश को सॉल्व करें ताकि हमें 10 में 10 पूरे नंबर मिले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न है भैया, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। अब चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्लास 12 हिंदी के महत्वपूर्ण गद्यांश को। देखिए गद्यांश जो है भैया ये 10 नंबर के पूछे जाते हैं और इसमें कुछ होता नहीं है। एक आपको किसी हिंदी गद्य के चैप्टर का गद्यांश दे दिया जाएगा और उसी से रिलेटेड नीचे 5 क्वेश्चन किए जाएंगे, पांचों का आंसर तो 10 नंबर ले जाओ। जैसे देखिए क्वेश्चन ऐसे रहेगा, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। ठीक है, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। जैसे हमारी पृथ्वी हमारी माता है और हम लोग, जन का मतलब होता है लोग, हम लोग इसके पुत्र हैं। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड 5 क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। आपको जो ये गद्यांश है इसके पाठ और लेखक का नाम लिखना है, यानी कि संदर्भ लिखना है। अभी हम लिखेंगे, टेंशन मत लो, आपका भैया अभी जिंदा है। दूसरा देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब इसमें देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके नीचे देखिए रेखाएं हैं, इतने का आपको व्याख्या करना है अपने शब्दों में। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र है, इतने का ही व्याख्या करना है। मतलब जिसके नीचे लाइनिंग है उसी की व्याख्या आपको करनी है। तीसरा देखिए राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। तो देखिए इसका आंसर भी हमें इसी में दिया गया है। ठीक है, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। देखिए पृथ्वी और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। बस हो गया। ठीक, बस सारे क्वेश्चन का आंसर इसी में रहेगा और एक एक क्वेश्चन के लिए भैया 2-2 नंबर आपको मिलेंगे। देखिए 2-2-2। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन देखिए पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं। तो पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, यहाँ पर सबको लिखा हुआ है। ठीक है, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र को बनाते हैं। अभी हम बताएंगे आगे सारा आंसर। ठीक है, पांचवा देखिए पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। ठीक है, तो ये सारी इसमें सारी चीजें दी गई हैं। अभी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। देखिए जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो हम करेंगे क्या, अब एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। देखिए आपको कॉपी में क्वेश्चन तो लिखना नहीं है, केवल आंसर लिखना है। तो कैसे लिखोगे, तो ध्यान दीजिएगा, हम एक एक को लिखते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरा पेज मैंने लिया, आपको प्रश्नोत्तर संख्या पहले डालना है। हम तो डालेंगे नहीं भैया यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या, क्योंकि ये हमारी ओरिजिनल कॉपी है नहीं, इसको हम डालेंगे। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है। मान लीजिए आप ये वाला गद्यांश सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले आपको करना क्या है, गद्यांश सॉल्व करें तो गद्यांश का फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड आपको डॉट डॉट करके लिख देना। जैसे देखिए मातृभूमि, क्योंकि आपके हिंदी में 2 गद्यांश रहेंगे, आपको एक ही करना होगा। ठीक है, तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि आप लोग समझ सके एग्जामिनर कि आपने कौन सा गद्यांश सॉल्व किया है। ठीक है, मातृभूमि, अब पुत्र हैं, लास्ट में है पुत्र। ठीक है, ये ऐसे हमें कर देना ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि आपने कौन सा गद्यांश किया। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का हमें आंसर लिखेंगे, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम हेडिंग डालेंगे खूब सुंदर सा। देखिए आपको करना क्या है, सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन या स्केच का यूज करना है, रेड येलो ये सब नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा है इसको हम लोग संदर्भ बोलते हैं। मतलब पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो हम क्या करेंगे, संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। देखिए संदर्भ का मतलब क्या होता है, इसमें पाठ और लेखक का नाम हम लिखते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, बहुत सुंदर सुंदर लिखेंगे संदर्भ, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं पाठ का नाम। बताइए किस पाठ से लिया गया है, ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया और इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, कैसे पहचाने, देखिए आप चैप्टर पढ़ेंगे तो जो चैप्टर का नाम है वो आपके उसमें आएगा। ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप, जैसे इसमें देखिए राष्ट्र आया है, ये राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है, तो ये समझ लीजिए राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर का है। ठीक है, ज्यादातर ऐसे ही हम पहचानते हैं। तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी
पाठ्य पुस्तक। जितना सुंदर लिख सकते हो मेरे स्टूडेंट्स प्यारे प्यारे, उतना प्यारा सा लिखना है ताकि आपको नंबर भी प्यार से मिले, मतलब फुल में फुल मार्क्स। ठीक है। के देखिए पाठ्य पुस्तक के, अब देखिए किस भाग से है, ये गद्य भाग से है, मतलब आपका गद्य से है ना, तो गद्य भाग लिख देंगे। पद्य से होगा पद्य भाग लिखेंगे। तो गद्य भाग में संकलित, ठीक है। एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता, संस्कृति के अध्येता। देखिए मतलब आपको क्या करना है, अब लिखना है लेखक का नाम। संस्कृत के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। देखिए इनको ब्लैक से लिखिएगा, बहुत जरूरी है, हाईलाइट रहे देखने में। ठीक है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, अग्रवाल द्वारा लिखित, देखिए नीचे लिखेंगे द्वारा लिखित। अब इनकी रचना लिखनी है, लेखक का नाम हमने लिख दिया। अब पाठ का नाम लिखना है। पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, इसको ऐसे इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखेंगे। नामक, राष्ट्र का स्वरूप, शीर्षक निबंध, शीर्षक निबंध से अवतरित है, से अवतरित है। ठीक है, बस ऐसे ही लिखना है संदर्भ। देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। अब यहाँ पर एक चीज मैं और बता दूं, अगर मान लीजिए किसी दूसरे चैप्टर से ये लिया गया होता, जैसे अशोक के फूल से लिया हो गया होता और इसके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी होते, तो हम इस प्रकार से लिखते इसको। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित राष्ट्र अशोक के फूल शीर्षक निबंध से अवतरित है। मतलब सिर्फ आपको यहाँ पर पाठ का नाम, लेखक का नाम चेंज कर देना है। आप किसी भी लेखक, किसी भी गद्यांश का संदर्भ बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर हमारा यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्लियर हो चुका है। ऐसे ही आपको लिखना है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी कि इतने का आपको व्याख्या करना है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। ठीक है, ये आपको इतने का व्याख्या करना है। तो कैसे करोगे, देखिए आपको ऐसे 2 नंबर लिखना है और डालना है हेडिंग रेखांकित अंश की व्याख्या। अब ऐसा नहीं है कि 2 लाइन में लिखा था तो हम इसकी व्याख्या 2 लाइन में करें, इसको हमें और लॉन्ग व्याख्या करनी है, अपनी तरफ से थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिखना है। ठीक है, देखिए कैसे लिखेंगे, जब तक किसी भूभाग पर निवास करने वाले मनुष्य भूमि को माता और स्वयं को उस भूमि का पुत्र नहीं मानते, तब तक उसमें राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती। जब हम देश को अपनी माता के रूप में अनुभव करने लगते हैं, तभी हमारे हृदय में ऐसे भाव जन्म लेते हैं जिनके आधार पर राष्ट्र का निर्माण करने की इच्छा उत्पन्न होती है। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। ऐसे नंबर 2 हेडिंग डालकर रेखांकित अंश की व्याख्या डालकर जो इतना लाइन है आपका 2 लाइन, इसको थोड़ा विस्तार से लिखना है। ठीक है, मतलब इस लाइन में बहुत सारी, गागर में सागर भरना जैसे कहते हैं ना, जैसे 2 लाइन है, इसको 4-5 लाइन करके आप लिख दें। सेम अर्थ रहे बट थोड़ा सा बड़ा लिखना है। 2 नंबर हमारा यहाँ पर भी क्लियर। तीसरा देखिए, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। ठीक है, तो कब असंभव है, देखिए यहाँ पर लिखा है, पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, नंबर 3 लिखना है और लिखना है मनुष्य के बिना राष्ट्र की कल्पना असंभव है। बस आंसर हो गया। 2 नंबर यहाँ पर आपका भी ये क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो देखिए 2 नंबर यहाँ पर भी क्लियर। तो जब आप संदर्भ लिखते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं, तो ये थोड़ा बड़े बड़े होंगे, लेकिन बाकी के क्वेश्चन छोटे छोटे होते हैं और आपके नंबर देखा जाए तो बिल्कुल फ्री में रखे होते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं। तो पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। तो वही हम यहाँ पर लिख देंगे नंबर 4 करके, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं। 2 नंबर यहाँ पर भी क्लियर। देखिए 2-2 नंबर कैसे क्लियर हो रहे हैं, जैसे हम लोग मैगी बनाते हैं 2 मिनट में, वैसे 2 मिनट में 2-2 नंबर हमारे क्लियर हो रहे हैं। ठीक है,
समझ में आया। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो पृथ्वी पर जन का निवास होने पर वो मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। देखिए यहाँ लिखा है जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, तो वही हमने लिख दिया है, पृथ्वी पर जन का निवास होने पर वह मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। बस हो गया, 2 नंबर यहाँ पर भी हमारा क्लियर हो चुका है। तो देखिए 5 क्वेश्चन थे 2-2 नंबर के, भैया 10 नंबर हमारा पक्का हो गया। अगर ऐसे लिख कर आओगे तो यकीन मानो 10 में 10 लाओगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी समझ में आ गया। अब हम देखेंगे हिंदी का जो महत्वपूर्ण पद्यांश है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है महत्वपूर्ण पद्यांश। देखिए स्टूडेंट, जैसे आपके हिंदी गद्य से गद्यांश पूछ जाते हैं 10 नंबर के, वैसे हिंदी पद्य से हमारे 10 नंबर के पद्यांश पूछे जाते हैं। इसमें भी आपको 2 पद्यांश दिए जाएंगे, एक ही सॉल्व करना होगा, और सेम प्रोसेस ये भी है। आपको एक पद्यांश दे दिया गया, उसके नीचे 5 क्वेश्चंस रहेंगे इसी पद्यांश से रिलेटेड, उसका आंसर आपको देना होगा। जैसे देखिए, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही पुत्र स्वयं भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सब सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई बर भी अनुताप न करके पाऊं। थी सनछत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरख सभा हृदय थपकाती। ठीक है, तो ये आपका एक पद्यांश दिया गया है। देखिए थोड़ा सा क्या है, ये आपका पद्यांश है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखा जाए हृदय, यहाँ पर हृदय कर दीजिएगा, ये दा है, ये हृदय है। ठीक है, तो ये किस चैप्टर से है, अगर पहचान सकते हो तो पहचान लो। ये आपका है कैकेयी का अनुताप चैप्टर से, और इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है, एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ और इसका हिंदी बताता हूँ। देखिए, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबलाजन के लिए कौन सा पथ है। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि कैकेयी जी जो हैं वो भरत की सौगंध खाते हुए कहती हैं, मतलब राम जी की सभा बैठी हुई है, उसमें कैकेयी जी भरत की सौगंध खाते हुए राम से कहती हैं, ठीक है, कि सौगंध खाने से व्यक्ति की दुर्बलता प्रकट होती है। वो कहती हैं कि सौगंध खाने से जो है व्यक्ति की दुर्बलता प्रकट होती है, ठीक है, उसकी कमजोरी प्रकट होती है, लेकिन स्त्रियों के लिए इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। यानी कि जो स्त्रियां होती हैं वो तुरंत जो है कसम खाने लगती हैं, हमारे भाषा में कसम खाना कहते हैं। ठीक है, तो वो तुरंत ही क्या करती हैं, सौगंध खाने लगती हैं। ठीक है, स्त्रियों का के लिए यही एक उपाय है भैया। ठीक, लड़कियां जो होती हैं, अरे माँ कसम, मम्मी कसम, ठीक होता है कि नहीं होता है, ऐसा होता है। ठीक है, फिर वो कहती हैं, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही पुत्र भी खोऊं। ठीक है, स्वयं भी खोऊं। मतलब वो कहती हैं कि राम को संबोधित करते हुए कहते, राम जी से कहती हैं कि हे राम, मुझे तुम्हारे वनवास के लिए भरत ने नहीं उकसाया था। यदि यह सच नहीं है तो मैं पति के समान ही अपना पुत्र भी खो बैठूं। मतलब वो कहती हैं तुम्हें वनवास के लिए भरत ने नहीं कहा था, ठीक है, वो मैंने अपनी मर्जी से किया था। अगर ये बात झूठ हो तो मैं पति के समान ही पुत्र भी खो दूं। मतलब वो सौगंध खाती हुई कहती हैं कि तुम्हें वनवास के लिए भरत ने नहीं कहा था। ठीक है, वो तो हम भी जानते हैं। ठीक, आगे देखियो क्या होता है, ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो। फिर वो कहती हैं कि सच मैं आज बताकर रहूँगी, मुझे कोई मत रोको। ठीक है, वो कहती है मुझे ये कहने से कोई न रोको, मैं जो कह रही हूँ सभी सुनो, ध्यान से सुनो। पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। मतलब वो कहती हैं मुझसे ये सब ना सहा जाएगा, मैं इतना बड़ा पाप करके थोड़ा भी पश्चाताप प्रकट ना करूँ और मैं मौन रह जाऊँ। मतलब वो कहती हैं सभी लोग सुनो जो मैं कहता हूँ, यदि मेरे कथनों से कोई यथार्थ बात हो तो उसे ग्रहण करो, उसे सुनो। ठीक है, फिर कहती हैं करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। मतलब इतना बड़ा पाप करके मैं फिर भी मौन रह जाऊं, इतना बड़ा पाप करके थोड़ा सा भी पश्चाताप मैं ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जो कहना चाहती हूँ वो कहूँगी। मतलब उन्होंने पाप किया था। वो कहती हैं कि राम जी को वनवास भेजकर मैंने बहुत बड़ा पाप किया, उनकी लगता है। ठीक है, फिर वो कहती हैं राई बर भी अनुताप न करके पाऊँ। मतलब वो कहती हैं कि थोड़ा सा भी मैं अनुताप ना करूँ,
ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। फिर क्या होता है, थी सन छत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरख सभा हृदय थपकाती। मतलब होता क्या है, वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। रानी जो है कैकेयी, वहाँ पर कैकेयी जी, राम जी, सबकी सभा लगी हुई है। तो कैकेयी के ये सब कहने के दौरान तारों से भी भरी चांदनी रात ओस के रूप में अश्रु जल बरसा रही थी और नीचे मौन सभा हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी। मतलब क्या थे कि वहाँ पे लोग जब बैठे हुए थे, तारों से भरी एक चांदनी रात थी, ठीक है, और वो ओस के रूप में अपने अश्रु जल बरसा रही थी। उनका मतलब है कि ओस के रूप में वो आंसू बहा रही थी, ठीक है। और रोती थी नीरख सभा हृदय थपकाती, और वहाँ पर जितने लोग उपस्थित थे उनके जो हृदय है, ठीक है, वो समझ लीजिए एक प्रकार से रो रही थी, ठीक है। उनका जो हृदय है वो संवेदना से भरपूर थी, ठीक। उनके हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी, ठीक। यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है मेरा, कि कैकेयी के हृदय परिवर्तन और उनके पश्चाताप को देख सभा के उपस्थित सभी लोग की संवेदना उनके साथ ही थी। मतलब वो जो है कैकेयी का जो अनुताप था, कैकेयी जी जो अपने पश्चाताप कर रहे थे, उसको देखकर लोग रो रहे थे और वो सोच रहे थे कि इनको क्षमा कर दिया जाए, ठीक है, ऐसा सोच रहे थे। आगे देखिए क्या है, उल्का सी रानी दिश दीप्त करती थी, सबके भय विस्मय और खेद भरती थी। मतलब वहाँ पर जो थे लोग थे उपस्थित थे, वो एक साथ सब आश्चर्य और शोक से भरे पड़े थे, ठीक है, उमड़े हुए थे। वो क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका निज विश्वासी। मतलब वो कहती हैं अब जो मंथरा जी मर चुकी हैं वो कुछ नहीं कर सकती थी, और मेरा ही मन, ठीक है, शेष न था। उनका जो मन था वो स्नेह था, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एक पद्यांश। देखिए पद्यांश का हिंदी मीनिंग मुझे बहुत अच्छे से आता नहीं है, मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ कि लिखना कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। हिंदी मीनिंग जितना मैं बता सकता था मैंने बता दिया, ठीक। अब देखिए ये आपका पद्यांश हो गया। इसके नीचे 5 क्वेश्चंस रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, संदर्भ लिखना है। दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मतलब इतने का आपको व्याख्या करना है। देखिए, थी सनछत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरख सभा हृदय थपकाती। मतलब इसकी व्याख्या करने की, जिस क्षण कैकेयी जी अपने द्वारा किए गए दुष्टपूर्ण कृत्य पर पश्चाताप कर रही थी, उस समय तारों से जड़ी हुई चांदनी ओस करों के रूप में आंसुओं की वर्षा कर रही थी, और नीचे जो मौन सभा बैठी थी वो उनके हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी, ठीक है। ये लिखना है। तीसरा देखिए, दुर्बलता का ही चिन्ह क्या है, इसे कौन किसके लिए कह रहा है। मतलब क्या कहा गया है कि दुर्बलता का ही चिन्ह क्या है, इसे कौन किससे कह रहा है। यहाँ पर किससे कर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, किससे, ठीक है। तो सिंपल सा है, मैंने अभी बताया कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। इस पंक्ति को राम और भरत के संवाद को सुनकर राम तथा उपस्थित सभा के समक्ष कैकेयी जी ने कहा था इसको, ठीक है। आगे देखिए 3 क्वेश्चन हो गए, अभी एक एक का हम आंसर लिखेंगे। चौथा देखिए, ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, ये कथन किसका और किसके प्रति है। मैंने बताया था, ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, ये कथन राम तथा उपस्थित सभा के समक्ष कैकेयी ने कहा था। मतलब कैकेयी जी ने कहा था, किसके लिए, राम जी के लिए, और सभा जो बैठी थी। चौथा देखिए, नीरख सभा की क्या स्थिति थी, यानी कि नीरव सभा की, नीरव रहेगा यहाँ पर, नीरव सभा की क्या स्थिति थी, तो नीरव और मौन सभा स्वयं अपने हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी। बस हो गया, ठीक है। तो एक एक का हम आंसर बहुत ही सिंपली तरीके से लिखेंगे। कुछ है नहीं, जैसे अभी हमने सॉल्व किया था उसमें, वैसे इसमें भी हम करेंगे। लेकिन क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर फर्स्ट वर्ड को लिखेंगे दुर्बलता, दुर्बलता, ठीक है। फिर डॉट डॉट करके हम क्या करेंगे, देखिए डॉट डॉट करके जो लास्ट वर्ड है इसका, देखिए क्या है लास्ट वर्ड, निज विश्वासी, ठीक है, इसको लिख देंगे, ठीक, निज विश्वासी, ठीक है, ये हमने लिख दिया। समझ में आ रहा है भैया, सिंपल सा है समझाने का। देखिए हिंदी पढ़ रहे हैं भाई, प्यार से मुझे समझाना पड़ेगा, नहीं तो पनिशमेंट तो मैं भी कर सकता हूँ, ठीक। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे प्यारा सा, संदर्भ, ठीक है। पहले हम फर्स्ट हेडिंग डालेंगे, देखिए यहाँ पर आगे फर्स्ट लिख दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको बिल्कुल भी अनजान नहीं बनना है। देखिए मैंने गलती कर दी, यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर से हेडिंग डाल दिया, बट स्टूडेंट आपको ब्लैक ही यूज करना है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करें, स्केच का यूज करें, ये ध्यान रखिएगा। संदर्भ कैसे लिखोगे, तो ये किस चैप्टर का है, इसको लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने, और ये जो कविता है ये कैकेयी का अनुताप है। तो हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत
पद्यांश। ठीक है, अब हम डायरेक्टली भी कवि का नाम लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त, श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित। अब देखिए, इनका एक महाकाव्य है मैथिली शरण गुप्त जी का, जिसका नाम है साकेत। ये साकेत से ही लिया गया है। साकेत एक महाकाव्य है, उसका एक छोटा सा अंश है ये। तो साकेत महाकाव्य से, बहुत फेमस महाकाव्य है मैथिली शरण गुप्त जी का। ठीक है, महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग, देखिए ये आपका हिंदी पद्य है तो यहाँ पर पद्य भाग लिखेंगे, वहाँ पर गद्य था तो मैंने गद्य भाग लिखा था। ठीक है, तो पद्य भाग में संकलित। अब आपको चैप्टर का नाम लिखना है। चैप्टर का नाम है कैकेयी का अनुताप, तो ऐसे लिख देंगे कैकेयी का अनुताप। ठीक है, ऐसे कर दिया। शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। मतलब आपके पाठ का नाम और कवि का नाम आना चाहिए भैया, संदर्भ सही होगा। चाहे आप वैसे लिख सकते थे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के। ठीक है, साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद कैकेयी का अनुताप शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो कई तरीके हैं संदर्भ लिखने के, कोई जरूरी नहीं है यही लिखें, ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। मतलब ये लेखक कवि का नाम और ये पाठ का नाम दोनों आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 2 नंबर अगर देखा जाए हमारी दृष्टि से, जो हमारी तीसरा नेत्र है जो हमारा, उसके दृष्टि से 2 नंबर आपका क्लियर हो चुका है। अब आप लोग कहेंगे सर तीसरा नेत्र है ही नहीं तो कहाँ से 2 नंबर क्लियर हो गया? देखिए भैया हो चुका है, दूसरा नेत्र समझ लीजिए। दूसरा देखिए क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमें लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, मतलब आपको इन 2 लाइनों की व्याख्या करनी है, क्योंकि इन्हीं दोनों लाइनों के नीचे रेखाएं हैं। देखिए, थी सनछत्र शशि निशा ओष टपकाती, रोती थी नीरो सभा हृदय थपकाती। ठीक है, बस इतने का हमें व्याख्या लिखना है। कैसे लिखोगी बताओ जल्दी से? तो देखिए हम अपने शब्दों में लिखेंगे। देखिए हमने लिखा है दूसरा, क्या कहा गया इसमें कि जिस क्षण कैकेयी अपने द्वारा किए गए दुष्टतापूर्ण कृत्य पर पश्चाताप कर रही थी, उस समय तारों से जड़ी हुई चांदनी ओस कणों के रूप में आंसुओं की वर्षा कर रही थी। मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि जब वो अपनी पश्चाताप कर रही थी तो जो तारों से जड़ी हुई चांदनी है वो ओस कणों के रूप में आंसुओं की वर्षा कर रही थी। क्योंकि सर्दी में देखते हैं आप, ओस गिरती है ना, शीत जिसको हम लोग बोलते हैं, वही गिर रही थी भैया, उसको उनके आंसुओं से तुलना किया गया है। आगे देखिए, और नीचे मौन सभा अपने हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी। और नीचे जो सभा बैठी हुई थी वो अपने हृदय का मतलब अपने दिल को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी। ठीक है, तो ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन बस इतना सा लिखना है, यहाँ पर भी आपका 2 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, दुर्बलता का ही चिन्ह क्या है, इसे कौन किससे कह रहा है? तो ये सिंपल सा है। देखिए आंसर क्या होगा, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। देखिए क्वेश्चन में ही आंसर है। ठीक है, इस पंक्ति को राम और भरत के परिसंवाद को सुनकर राम तथा उपस्थित सभा के समक्ष कैकेयी जी ने कहा था। यानी कि जो वहाँ पर सभा बैठी थी, जो संवाद चल रहा था, उसको सुनकर जो है कैकेयी जी ने ये कथन कहा था। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। 2 नंबर यहाँ पर भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक, मतलब आप अगर पहचान लेते हैं कि गद्यांश किस चैप्टर का है, पद्यांश किस चैप्टर का है, तो आप बहुत ही इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें चौथा क्वेश्चन है, ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, ये कथन किसका और किसके प्रति है? तो सिंपल सा है। देखिए, ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, ये कथन राम तथा उपस्थित सभा के समक्ष कैकेयी ने कहा था। समक्ष कर दीजिएगा यहाँ पर, समक्ष
कैकेयी जी ने कहा था। मतलब ये कथन जो है कैकेयी जी का है, ये स्टेटमेंट कैकेयी जी का है कि ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो। ठीक है, मतलब ठहरो मुझे मत रोको, जो मैं कहता हूँ उसको ध्यान से सुनो। ठीक है, बस हो गया। पांचवा क्वेश्चन 2 नंबर यहाँ पर भी हमारा क्लियर हो जाएगा। पांचवा देखिए, नीरव सभा की क्या स्थिति थी। देखिए इसको नीरव लिखिएगा, रा और वा आपस में सटाइएगा नहीं तो ये खा माना जाएगा। ठीक है, नीरव है तो देखिए नीरव और मौन सभा स्वयं अपने हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी। बस हो गया, पांचों क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया भैया। ये 5 क्वेश्चन थे 2-2 नंबर के, 10 नंबर आपको ऐसे एग्जामिनर दे देगा 10/10। लेकिन आपको क्या करना होगा, खूब सुंदर अच्छे से लिखना होगा। ठीक है, तो पद्यांश भी हमने जान लिया, एक पद्यांश। ठीक, अभी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हमें बाकी हैं, क्योंकि ये तो अभी स्टार्टिंग है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जीवन परिचय। अब देखिए जीवन परिचय में हमने एक लेखक का जीवन परिचय लिया है। लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल, जिन्होंने राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर लिखा है। ये जीवन परिचय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, अरे सर जी हमारे में तो साहित्यिक परिचय आता है, आप जीवन परिचय बता रहे हैं। देखिए साहित्यिक परिचय ही आपको लिखना है, लेकिन पहले 2-4 लाइन आपको जीवन परिचय लिखना है कि आखिर इनका जन्म कहाँ हुआ, इनकी मृत्यु कहाँ हुई। उसके बाद हम साहित्यिक परिचय को भी लिखेंगे, क्योंकि मेन हमारा साहित्यिक परिचय ही है और उनकी कृतियाँ हैं जो उनकी रचनाएं हैं। ठीक है, देखिए जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, डॉक्टर अग्रवाल का या डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ और यहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। ठीक है, इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से MA तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर डीलिट की उपाधि प्राप्त की। भारतीय संस्कृत और पुरातत्व का यह महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गया। 1904 में इनका जन्म हुआ, 1967 में इनकी मृत्यु हुई। मात्र 63 वर्ष की अवस्था में ये हम लोगों को छोड़ के चले गए। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे अपना सबसे इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय। जीवन परिचय में आपको इनका जन्म, इनका जन्म स्थान, इनकी मृत्यु, ये सब लिखना होता है। इनके माता पिता होंगे तो उनका नाम। ठीक, साहित्यिक परिचय में देखिए डॉक्टर अग्रवाल, इसमें हमें उनके साहित्यिक योगदान को लिखना होता है। आखिर इन्होंने साहित्य में इनका कैसा परिचय है, क्या क्या योगदान दिए, किस किस क्षेत्र में इन्होंने निबंध लिखा, किस किस क्षेत्र में इन्होंने रचनाएं की, वो लिखना होता है। देखिए डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कट इच्छा थी। ठीक है, अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की। इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबद्ध है। मतलब इन्होंने किस प्रकार की रचना की, कौन सी रचना किससे संबंध है, ये सब हमें साहित्यिक परिचय में लिखना होता है। अब चूंकि ये 5 नंबर का आता है भैया, तो फ्री में तो नंबर मिलेंगे नहीं, थोड़ा और लिखना पड़ेगा। देखिए साहित्यिक परिचय में 2-3 लाइन और बढ़ा दीजिएगा। देखिए इन्होंने अपने निबंधों में प्रागैतिहासिक, वैदिक एवं पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया। जायसी के पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनी मौलिकता, विचारशीलता और विद्वता के लिए ये चिरस्मरणीय रहेंगे। ठीक, बस ये हो गया इनका साहित्यिक परिचय। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया? आना चाहिए, और नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है? आखिर आप लोग, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे अरे सर जी इसका नोट्स मिल जाता तो मज़ा आ जाता। ठीक है, ये जो आप पढ़ा रहे हैं इसका आप नोट्स दे देते तो 4 में चांद लग जाता। तो भैया नोट्स मैं दे रहा हूँ, आप लोग ले नहीं रहे हैं। देखिए मैंने बताया था आप लोग जाकर शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, हमारा जो शुभम लेक्चरर ऐप है। ठीक है, प्ले स्टोर पे जाएंगे, शुभम लेक्चरर लिखेंगे, ऐप आपको मिल जाएगा। रेड कलर का लोगो रहेगा, SL लिखा रहेगा। उसमें आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स, वीडियोस, क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर, सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आप लोग जाइए प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए, शुभम लेक्चरर ऐप को डाउनलोड करेंगे, आप लॉगिन करेंगे, वहाँ से आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर, सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा भैया। तो जाइए, ये मौका मत गंवाइए, उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए इनकी कृतियों को जानते हैं। ठीक, कृतियाँ देखिए, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने निबंध, शोध एवं संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इनकी प्रमुख रचनाओं का विवरण निम्नलिखित है। देखिए
इनकी निबंध रचनाएं कौन कौन सी है? निबंध संग्रह पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, वाग्धारा आदि, ये सब इनकी निबंध रचनाएं हैं। शोध प्रबंध कौन कौन से हैं? पाणिन कालीन भारतवर्ष, ये इनका शोध प्रबंध है। आलोचना ग्रंथ कौन सा है? पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन। ठीक है, ऐसा पूछा जाता है कि हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन किसने किया? तो हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। संपादन किसका किसका किया? पाली, प्राकृत और संस्कृत के एकाधिक ग्रंथों का इन्होंने संपादन भी किया था। तो ये इनका पूरा जीवन परिचय, पूरा साहित्यिक परिचय है। इनकी रचनाओं भी मैंने बताई, ऐसे लिखोगे तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नहीं काट सकता। ठीक, तो ये था लेखक का जीवन परिचय। अभी हमारे कवि हैं, ठीक है, कवि का जीवन परिचय अब हम देखते हैं कैसे लिखेंगे। अब देखिए, कवि में हमने लिया है जयशंकर प्रसाद जी को। ये एक ऐसे कवि हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं हमारे हिंदी में। ठीक है, आपने हाई स्कूल में भी इनका जीवन परिचय पढ़ा होगा, इंटर में भी ये हैं। हम चलेंगे तेरे साथ साथ, ठीक है, बस तुझे टॉप पर बनाना है, ये जयशंकर प्रसाद जी का मानना है। चलिए देखते हैं इनका जीवन परिचय। ऐसे ही पूछा जाएगा, 5 नंबर का ये भी रहेगा। साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी रचनाओं को लिखना है। देखिए, पहले जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। देखिए, इन्होंने घर पर ही इतनी सारी भाषाओं का गहन अध्ययन किया। और एक आप लोग हैं कि घर पर अपने सब्जेक्ट को ही नहीं पढ़ पाते, इतनी सारी भाषाएं कहाँ से पढ़ोगे? तो सुधर जाओ बच्चों, क्योंकि जब तक पढ़ोगे नहीं नाम नहीं होगा। आज इनको दुनिया पढ़ती है, भले ही ये आज हमारे बीच में ना हो, लेकिन ऐसा नाम बनाओ कि इतिहास में आपका नाम लिया जाए। ठीक है, किंतु दुखों के निरंतर आघातों से ये ना बच सके और सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर स्वर्ग सिधार गए। मतलब 1889 में इनका जन्म हुआ था, 1937 में इनकी मृत्यु हो गई। यानी कि कितने साल की उम्र में? 48 साल की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई। कितना बेकार है, मतलब कितने दुख की बात है। ठीक है, ये था इनका जीवन परिचय। साहित्यिक परिचय देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर इतना बड़ा जीवन परिचय लिखना जरूरी है। देखिए, आप इसमें से 2-3 लाइन हटा भी सकते हैं। आप केवल जन्म, माता पिता का नाम, इनकी मृत्यु, इतना ही लिखेंगे तो भी चलेगा। साहित्यिक परिचय में देखिए क्या लिखेंगे हम। श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक, आधा नायक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग परिवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। इनकी कामायनी सबसे प्रसिद्ध रचना है जिसमें छायावाद के प्रवृत्ति एवं विशेषताओं को बताया गया है। ठीक है, बताया गया है। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। प्रेम और सौंदर्य इनके प्रमुख विषय हैं। बस हो गया इनका साहित्यिक परिचय। इनकी रचनाओं को देखते हैं भैया। देखिए, हम आपको बता रहे हैं, आप लोग इसको नोट करते रहिए। नोट नहीं करना चाहते तो नोट भी मैं दूंगा। ठीक है, मैं टॉपर जब तक नहीं बनाऊंगा नहीं छोड़ूंगा। रचनाओं में देखिए, इनके प्रमुख काव्य ग्रंथों का विवरण निम्नवत है। देखिए, इनकी काव्य रचनाएं हैं ज़्यादातर कामायनी, आंसू, लहर, झरना, ये सब इनकी काव्य रचनाएं हैं। कहानी में आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वंद, आंधी, ये सब इनकी कहानी है। उपन्यास में कंकाल, तितरी, इरावती। देखिए, इरावती जो है ये इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है, ये पूरी रचना नहीं हो पाई थी। ठीक, निबंध क्या है? काव्य और कला तथा अन्य निबंध। चंपू क्या है? प्रेम काव्य। चंपू ये क्या है? ठीक है, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। तो ये इनका जीवन परिचय था। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो जीवन परिचय भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे हिंदी की महत्वपूर्ण कहानी। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, देखते हैं एक कहानी, क्योंकि आपके 12th में 2 कहानी बहुत ज़्यादा फेमस है, एक पंचलाइट, एक बहादुर। ठीक है, पंचलाइट कहानी में आपको पंचलाइट कहानी का सारांश, पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पढ़ना होता है, और बहादुर कहानी में भी बहादुर कहानी का सारांश और उसका उद्देश्य पढ़ना होता है। देखिए, सारांश मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सर्च करोगे पंचलाइट कहानी का सारांश शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। और इसके जो 5 नंबर होते हैं वो एकदम फिक्स होते हैं। मतलब अगर आप लोग पंचलाइट और बहादुर कहानी पढ़ के जाते हैं तो 5 नंबर आपके एकदम से बिल्कुल फिक्स होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ हिंदी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो एकदम फिक्स हैं, जिनके नंबर आपको मिलने ही मिलने हैं, तो उनको हम क्यों ड्रॉप करें। ठीक है, सबको पढ़ना है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, मतलब इसका मेन पर्पस क्या है, व्हाट द पर्पस ऑफ पंचलाइट स्टोरी। ठीक है, देखिए इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो लिखे देखिए,
फणीश्वरनाथ रेणु जी हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। अनेक जन आंदोलनों से वे निकट से जुड़े रहे, इस कारण ग्रामीण अंचलों से उनका निकट का परिचय है। उन्होंने अपने पात्रों की कल्पना किसी कॉफी हाउस में बैठकर नहीं की, अपितु वे स्वयं अपने पात्रों के बीच रहे हैं। मतलब ये कहानी झूठी नहीं है, ये कहानी जो है उन्होंने खुद लोगों के बीच में बैठ कर लिखी है। ठीक है, देखिए बिहार के इस कहानी में पंचलाइट में बिहार के अंचलों के सजीव चित्र इनकी कथाओं के अलंकार हैं। पंचलाइट भी बिहार के आंचलिक प्रवेश की कहानी है। ठीक है, शीर्षक कथा का केंद्र बिंदु है। शीर्षक को पढ़कर ही पाठक कहानी को पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाता है। मतलब पंचलाइट जो शीर्षक है, इसी का नाम सुनकर ही आप लोग इस कहानी को पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। आप लोगों को कहानी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, सनम रे मैं तेरा सनम हूँ, अरे गाना गाता था कौन, गोधन। आगे देखिए, इस कहानी के द्वारा रेणु जी ने ग्रामीण अंचल का वास्तविक चित्र खींचा है। गोधन के द्वारा पेट्रोमैक्स जला देने पर उसकी सभी गलतियां माफ कर दी जाती हैं, उस पर लगे सारे प्रतिबंध टूट जाते हैं तथा उसे मनोनुकूल आचरण की छूट भी मिल जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि जो आवश्यकता है ये बड़े बड़े रूढ़िगत संस्कार और परंपरा को व्यर्थ साबित कर देती है। कथानक संक्षिप्त, रोचक, सरल, मनोवैज्ञानिक और यथार्थवादी है। इसी केंद्रीय भाव के आधार पर कहानी के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है। ठीक है, मतलब उद्देश्य में आपको लिखना है कि आखिर इस कहानी का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, कैसे क्या हुआ। सारांश में पूरी कहानी का एक सारांश संक्षेप में आपको लिखना होता है। ठीक है, आगे देखिए, इस प्रकार पंचलाइट जलाने की समस्या और उसके समाधान के माध्यम से कहानीकार ने ग्रामीण मनोवैज्ञानिक का सजीव चित्रण उपस्थित कर दिया है। मतलब गाँव में कोई भी पंचलाइट जलाना नहीं जानता था, सिर्फ गोधन के अलावा। ठीक है, आगे देखिए, ग्रामवासी जात के आधार पर किस प्रकार टोलियों में विभक्त हो जाते हैं और आपस में ईर्ष्या द्वेष युक्त भाव से भरे रहते हैं, इसका बड़ा ही सजीव चित्रण इस कहानी में हुआ है। रेणु जी ने यह भी दर्शाया है कि भौतिक विकास के इस आधुनिक युग में भी भारतीय गांव और कुछ जातियां कितने अधिक पिछड़े हुए हैं। कहानी के कथा माध्यम से रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है। मतलब आज भी देखा जाए वर्तमान समय में जिसमें हम लोग हैं, तो बहुत सारे ऐसे गांव हैं। अभी आप जाएंगे, मान लीजिए सिटी में हम लोग, तो आप लोग गांव में जब जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो बहुत पिछड़े हैं। ठीक है, उनकी सोच जो है अभी भी बहुत छोटी है, सुकून भी वही मिलता है। ठीक है, तो ये कहानी का उद्देश्य था। एक चीज़ और बचता है हमारे खंड काव्य में, वो है खंड काव्य। देखिए, खंड काव्य भी हमारे इसमें आता है 5 नंबर का। अब देखिए, मैं इस वीडियो में खंड काव्य को क्यों नहीं लिया, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो खंड काव्य को मैंने इस वीडियो में इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि जो खंड काव्य होता है ये अलग अलग जिले के लिए लगभग अलग अलग होता है। जैसे हमारा जिला जो है गोंडा, इसमें है त्यागपथी। आपके जिले में क्या है कमेंट करके बताइएगा। नहीं पता तो आप हिंदी वाले टीचर से पूछ ले सकते हैं, उनको भी नहीं पता तो आप जाकर यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से हिंदी का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको जिला वाइज सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मतलब देखिए, सिर्फ खंड काव्य ही होता है जो अलग अलग जिलों में अलग अलग होता है, बाकी सारी चीज़ें हिंदी में सेम होती हैं। ठीक है, तो खंड काव्य आपके जिले में कौन सा है ये आप लोग जानना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको आप लोग जानिए। ठीक है, इसीलिए मैंने इसमें नहीं लिया। मान लीजिए अभी मैं त्यागपथी पढ़ा देता तो कुछ स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे जिले हैं जिनमें त्यागपथी जो है वो नहीं है। ठीक है, तो आप लोग अपने स्वपठित खंड काव्य के आधार पर इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आज की ये महामैराथन क्लास यहीं पर फिनिश होती है। लगभग 1 घंटे की मैंने आपके लिए क्लास लिया। देखिए, काफ़ी ज़्यादा मैंने मेहनत किया। 6 टॉपिक को मैंने एक ही वीडियो में पढ़ा दिया आपको। अब की बार हम हिंदी में आपको 100 में 95 प्लस दिलवा कर रहेंगे। 100 में 100 भी आप ला सकते हैं। आपकी तैयारी होनी चाहिए, आपके अंदर वो आग होनी चाहिए, वो स्ट्रांगनेस होनी चाहिए कि हाँ हमें अब की बार लाना है, क्योंकि ठान लिया तो ठान लिया। ठीक, तो आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं मैं ऐसे ही इंग्लिश के और हिंदी के और भी मैराथन क्लासेस लाऊं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो आपके साथ बैठते हैं। मेरा कहने का मतलब है जो 12th में है। ठीक है, तो जो आज का ये इंटरेस्टिंग सेक्शन, आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।